Hey everyone, this is Shubham Dashora, and in this video we're going to be trying to discuss about the electron transport system or the electron transport chain. So the ETS, also known as electron transport system or electron transport chain. अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था उसमें ये बताया गया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर NADH और ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। बट NADH जो है ना, उससे हमको डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिल रही है। तो अब जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस हुआ था साइटोसॉल के अंदर, उससे भी NADH बना था। और क्रैब साइकिल हुआ था मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, उसमें भी NADH बना था। तो अब उस NADH का होता क्या है, तो अब वो जो NADH है ना, वो ऑक्सीडाइज होते हैं। अभी तक जो NAD था, NAD प्लस, वो रिड्यूस हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था और कन्वर्ट हो रहा था NADH प्लस H प्लस में, ठीक है ना। हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। अब इसको हमको वापस से चेंज करना है NAD प्लस में। इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो हमको छीनना है, और इससे जो हाइड्रोजन है वो भी हमको छीनना है। तो इन दोनों का जो है अब हमको यूज करना है और उससे एटीपी का फॉर्मेशन करना है। तो वही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एक कैरियर से दूसरे कैरियर की तरफ मूव करेगा और उसको लास्ट में ऑक्सीजन गेन करेगा, और उससे उसके बाद में जो है एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अब वो कैसे होगा, वो हमको पूरा सिस्टम देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता कहाँ है, तो ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम सबको याद है। ऐसा ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन जो है ऐसी क्रिस्टल की फॉर्म में जो है फोल्डेड रहती है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। और ये जो गैप है ना, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। अब इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन और ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये जो है ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ईटीएस जो है वो यहाँ पर ऑपरेट करता है। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एम्बेडेड रहते हैं। बेसिकली देयर आर 5 कॉम्प्लेक्सेस, और इन पांचों के नाम हमको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। तो 5 कॉम्प्लेक्स जो है वो कुछ इस प्रकार से एम्बेडेड रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये इंटर स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इसके बाद जो गैप है वो है मैट्रिक्स। अब हम कब से क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो सारे NADH फॉर्मेशन हो रही है ये कहाँ पर हो रही है, ये हो रही है मैट्रिक्स के अंदर। तो अब मैट्रिक्स के अंदर ही ये ऑक्सीडाइज होंगे और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बस उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इन कॉम्प्लेक्सेस के जो है ना नाम देख लेते हैं एक बार, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। जितने भी NADH फॉर्म हुए ना, वो इसके अंदर आके डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेंगे, ठीक है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज।
सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज क्यों? क्योंकि क्रेब्स साइकिल में ना एक स्टेप थी जिसके अंदर सक्सिनेट जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में चेंज हो रहा था फ्यूमरेट के अंदर, जो भी सारे 4 कार्बन की शुगर्स के नाम ही है, और वहां पर एक FADH का मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हो रहा था। तो जितने भी FADH है ना, बेसिकली 2 ही FADH बनते हैं क्योंकि TCA साइकिल दो बार ऑपरेट कर रही है। तो दोनों FADH है ना, वो आके सेकेंड कॉम्प्लेक्स में अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो देंगे और हाइड्रोजन आयन देंगे। ठीक है, थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है वो है साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स। इस साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 का नाम क्या है? साइटोक्रोम बेसिकली ना एक इलेक्ट्रॉन कैरियर ही मान लो उसको, कि मतलब वो इलेक्ट्रॉन को कैच करता है और आगे ट्रांसफर कर देता है। जैसे पासिंग द पास खेलते हैं ना, वैसे ये इलेक्ट्रॉन को बस आगे से आगे पास कर रहे हैं। बट इनका पास करने का एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसा नहीं है कि ये वाला डायरेक्ट जाके उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये डिपेंड करता है इनकी रिडक्शन पोटेंशियल पर। फॉर एग्जाम्पल हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जिसका भी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है ज्यादा अच्छे से। तो ये आगे वाले मॉलिक्यूल को तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा जब जो आगे वाला है मॉलिक्यूल उसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा। ठीक है, साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके बाद जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है वो होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, और जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है वो होता है ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे करके हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ETS को पढ़ना। ये कॉम्प्लेक्स के नाम चलो लिखे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब सबसे पहले NADH की, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ही हो गया। अब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या होता है, NADH जो है ना वो कन्वर्ट होता है NAD+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस जो भी है वो रिलीज होते हैं मैट्रिक्स में। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरी करते हैं FMNG, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इन कंपाउंड्स के नाम हमको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये ऐसी ही सीरीज में मिले हैं, जब डिस्कवरी हुई थी ना तभी ऐसी सीरीज में मिले, तो हमको भी ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन FMN गेन करता है इससे। FMN जो है वो ट्रांसफर करता है इन इलेक्ट्रॉन को आयरन सल्फर सेंटर को। ठीक है, अब आयरन सल्फर सेंटर वापस से इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन जो है ना वो एक थोड़ा स्पेशल टाइप का जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यूबिक्विनोन क्या करता है कि खुद रिड्यूस भी हो सकता है और वापस ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ट्रांसफर हो जाता है यूबिक्विनॉल में, UQH2, इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म यूबिक्विनॉल जिसको बोलते हैं। इसमें ऑन ग्रुप है और इसमें ऑल ग्रुप है, इसमें कीटोनिक है उसमें अल्कोहलिक है। कीटोन का रिडक्शन करते तो हमको मिलता है क्या, अल्कोहल तो मिलता है ना। तो बस ये अपनी यूबिक्विनॉल फॉर्म में जो है रिड्यूस हो जाता है, और यही यूबिक्विनॉल वापस से इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जो है यूबिक्विनॉन में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये यूबिक्विनॉन के बारे में खास बात है थोड़ी सी। ये अपने इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को ट्रांसफर कर देता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो ETC है ना, इसके अंदर 2 एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करते हैं ETS के अंदर। पहला एंट्री पॉइंट तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 हो गया, और दूसरा एंट्री पॉइंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, जहां पर FADH जो है वो कन्वर्ट होगा FAD+ में और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा अंदर, और यहाँ पर FAD खुद ही जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी आयरन सल्फर सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है यूबिक्विनोन को। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, हमको पता है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे से ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तब इनकी कुछ एनर्जी लूज हो रही है, और उसी एनर्जी को यूज करके यहाँ पर जो है प्रोटॉन जो है वो इस तरफ पंप किए जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहे हैं, इनके पास कुछ एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और उनको यूज करके ये जो प्रोटॉन्स हैं ये पंप किए जा रहे हैं इधर। पहला कॉम्प्लेक्स जो है उसमें
उसमें 4 हाइड्रोजन आयंस जो है इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप किए जा रहे हैं। ये कौन सी स्पेस थी? ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस थी, इसको ध्यान रखना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, दूसरे कॉम्प्लेक्स से कोई भी हाइड्रोजन आयन इवॉल्व नहीं होगा। ये यूबिक्विनोन जो है अब कन्वर्ट हो चुका है यूबिक्विनोन की रिड्यूस फॉर्म में। ठीक है, अब ये आगे जाके थर्ड, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स ये हो गया। थर्ड कॉम्प्लेक्स कौन सा है? साइटोक्रोम B(C)1 कॉम्प्लेक्स। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम B को। फिर वापस से यहाँ पर आता है आयरन सल्फर सेंटर और ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम C1 को। ये इलेक्ट्रॉन का बस यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन आगे से आगे जो है वो एक दूसरे को ये पकड़ा दे जा रहे हैं कि ले भाई अब तू ले भाई अब तू ले, तेरा रिडक्शन पोटेंशियल मुझसे ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक छोटी सी गड़बड़ होती है। साइटोक्रोम C1 जो ये अपना भाई है ना, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को 1 बाय 1 एक्सेप्ट करता है। यहाँ से हमको दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहे हैं। साइटोक्रोम C1 बोलता है नहीं, 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे और मैं 1 बाय 1 ही लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ना वो यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, एक छोटा सा कैरियर है यहाँ पे साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C जो है वो थर्ड कॉम्प्लेक्स और फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बीच में एक मोबाइल कैरियर है, मतलब मूवेबल। ये बाकी सारे एम्बेडेड है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, बस ये जो है ना ये मूवेबल है, मोबाइल कैरियर है ये। तो ये इन दोनों को लिंक करता है और ये इसको साइटोक्रोम C1 को इलेक्ट्रॉन इसको देना है, तो इसलिए ये 1 बाय 1 जो है इलेक्ट्रॉन लेता है। और इसीलिए यहाँ पर एक अलग से साइकिल चलती है जिसको बोलते हैं क्यू साइकिल या यू क्यू साइकिल। हालांकि वो हमारे लेवल में नहीं है, वो स्कोप से थोड़ा बाहर ही है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, पर एक बार बता देते हैं कि यूबिक्विनोन साइकिल यहाँ पर अलग से चलती है, जिसमें ये जो है ना ये 2 बार एंट्री मारता है और इलेक्ट्रॉन को फिर कंप्लीट जो है 2 इलेक्ट्रॉन वो आगे से आगे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, अब वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। फोर्थ कॉम्प्लेक्स कौन सा था? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अब यहाँ पर क्या होगा साइटोक्रोम C, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था तो इसका रिडक्शन हो गया था, अब इसका ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर कॉपर सेंटर A प्रेजेंट होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम A को, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम A3 को, वापस ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है कॉपर सेंटर B को। ठीक है, इन कॉपर सेंटर A और B का कुछ रोल नहीं है, केवल ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और आगे ट्रांसफर कर देते हैं, बस और कुछ नहीं है इसका। इसको ऐसे सीरीज में ध्यान रखना है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, मतलब साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, कॉपर सेंटर और लास्ट में कॉपर सेंटर और बीच में साइटोक्रोम A3, ऐसे याद रखना। साइटोक्रोम A ने साइटोक्रोम A3 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स के लास्ट में जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन और ये जो इलेक्ट्रॉन आया है इसको गेन करके वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर अपन ने एक चीज और गड़बड़ कर दी कि यहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे और इससे निकलेंगे 2 हाइड्रोजन आयंस। ये हाइड्रोजन आयंस के जो नंबर है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बताएंगे कि ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना वो इन नंबर के हिसाब से बनेंगे। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो था उससे निकले थे 4 हाइड्रोजन आयंस, जो थर्ड कॉम्प्लेक्स था उससे भी निकले थे 4 हाइड्रोजन आयंस, और जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स था उससे निकले थे 2 हाइड्रोजन आयंस। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स को हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसके साथ ही हम केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये सारे कुछ इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो वर्क करता है। अब देखते कि एटीपी जो है ना वो एक्चुअल में बनती कैसे। तो यार ये जो है ना देखो, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है।
अब एक तरफ पॉजिटिव है तो इसको कंपेयर करके देखेंगे तो इस तरफ जो है इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मैट्रिक्स की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। सेल जो है ना, ये अपन जो भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं ना, ये तो अभी आया है। सेल को कब से पता है कि भाई साहब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बहुत जरूरी है। प्रोटॉन्स को साफ मना कर देगा, नहीं ये इतने सारे प्रोटॉन्स मेरे को इधर पसंद नहीं है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में निकलो, चलो निकलो। ये प्रोटॉन्स के डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। और क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है तो ये क्या करते हैं भाई साहब, अब तो निकलना पड़ेगा, जैसे ये फटाफट से मूव करना चालू करते हैं। प्रोटॉन की जो है वो फटाफट से प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप हो जाता है उनमें और वो फटाफट से मूव करना चालू करते हैं, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने लग जाते हैं। और इसी जो उनकी मोशन की जो एनर्जी है उसको ये यहाँ एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो है वो यूज करता है एटीपी के सिंथेसिस में, ठीक है। तो अब मैंने ये क्यों बोला था कि ये 4 और 2 इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर जब एक NADH का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ था तब कितने हाइड्रोजन आयंस का इवोल्यूशन हुआ, एक NADH का मॉलिक्यूल 4H प्लस 4H प्लस 2H प्लस, टोटल कितने हो गए 10H प्लस। जो ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है ना वो एक ATP के मॉलिक्यूल के लिए लेता है 4 हाइड्रोजन आयंस। मतलब कि जब यहाँ पर एक ATP का फॉर्मेशन हो रहा है तब इस साइड से 4 H प्लस आयंस जो है इधर मूव कर रहे हैं, उतनी एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं कि वो एक ATP का सिंथेसिस कर सके, ठीक है। टोटल कितने हुए 10H प्लस, मतलब कि कितनी ATP का फॉर्मेशन होगा 2.5, जिसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 3 में, यानी कि एक NADH से कितनी ATP मिलेगी 3 ATP, जो कि शुरुआत से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि एक NADH से 3 ATP मिलती है, ठीक है। अब जो गूगल पे बताया जाता है कि 32 ATP का जनरेशन होता है, वो तब होगा जब हम इसको 2.5 ही रहने दें, पर हम लोग इसको 3 मान लेते हैं, इसलिए 1 NADH जो है वो 3 ATP का जनरेशन करता है, ठीक है। अब FADH जो है जब से उसने एंट्री करी तब से कितने प्रोटॉन्स का जो है एवोल्यूशन हुआ 4H प्लस 2H प्लस, तो 4 प्लस 2 कितने हो गए 6H प्लस। वापस से वही कि एक ATP के सिंथेसिस के लिए 4 की जरूरत है, तो कितनी ATP का फॉर्मेशन होगा 6/4 1.5, जिसको हम मान लेते हैं 2, मतलब कि एक FADH के मॉलिक्यूल से 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। वापस से अगर इसको 1.5 ही रखेंगे तो टोटल ATP में जो टोटल ATP का काउंट करते हैं उसमें जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर 2.5 और 1.5 इनकी वैल्यू मानेंगे तो 32 ATP बनेंगे, और अगर 2 और 3 इनकी वैल्यू मानेंगे तो 38 ATP बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ जो है ATP का जनरेशन होता है। अभी इस प्रोसेस को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कि ये प्रोटॉन जो है इधर कैसे मूव करता है। और यहाँ पर जो है ना F0 F1 पार्टिकल होते हैं। ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो है ना इसको भी पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में 3 चीजें होती है। ये F0 जो कि एम्बेडेड है, ये F1 जो कि एक बल्ब की तरह निकला हुआ है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक स्टॉक होता है। पूरा अच्छे से इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि ये जो सबसे पहले एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है अनकपलर्स। ये अनकपलर्स क्या होते हैं, तो यार ये जो ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है ना, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नहीं चाहते कि हमारे शरीर में ATP का सिंथेसिस हो, दुश्मन है वो। तो अनकपलर जो है उनके कुछ एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स, ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जिसको हम लोग एस्पाइरिन के नाम से भी जानते हैं, और थर्मोजेनिन। ये दोनों जो है इनको अनकपलर्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये एक तरीके से कपलिंग रिएक्शन है। तो ये अनकपलर्स क्या करते हैं, ETS को इसमें ATP सिंथेसिस करने से रोक देते हैं। कुल मिला के वो यहाँ पर स्टॉप लगा देते हैं कि बस ATP का सिंथेसिस नहीं होगा। इसके अलावा अनकपलर्स के बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक मतलब कभी भी पॉइंट पूछा जा सकता है कि अनकपलर्स क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसको यहाँ तक रोक दिया जाएगा, ATP का सिंथेसिस नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनहिबिटर्स।
ये जो हर एक कॉम्प्लेक्स है ना, इसका अपना एक इनहिबिटर है। मतलब कि अगर हम चाहें तो ETS जो है वो यहाँ तक स्टॉप हो सकती है, अगर हम चाहें तो यहाँ तक स्टॉप हो सकती है, यहाँ तक स्टॉप हो सकती है, यहाँ तक स्टॉप हो सकती है, फिफ्थ के बाद तो क्या स्टॉप होगी। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का जो इनहिबिटर है वो है रोटेनॉन। ये आपके ऊपर है कि आपको उसको ध्यान में रखना है या नहीं रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ ये इनहिबिटर्स होते हैं जिनके कुछ इतने अजीब अजीब से नाम है। ठीक है, NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स का जो है वो इनहिबिटर है रोटेनॉन। ये क्या करेगा, आयरन सल्फर सेंटर को यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन पास नहीं करने देगा आगे। सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो है उसका इनहिबिटर है कार्बोक्सिन। ठीक है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड कॉम्प्लेक्स का जो इनहिबिटर है वो है एंटीमाइसिन A। फोर्थ कॉम्प्लेक्स का जो इनहिबिटर है वो है CO और CN, इनके नाम फेमिलियर है हमें। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स का जो इनहिबिटर है वो है ओलिगोमाइसिन। तो ये इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये अगर मान लो एक्सेस में हो गए तो ETS को स्टॉप कर देंगे, तो हमारा शरीर में ATP का फॉर्मेशन जो है वो रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर कॉपर के आगे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने नहीं देगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा और फिर आगे का पूरा जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इन इनहिबिटर्स को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद एक लास्ट छोटी सी चीज और आती है जो कि काफी डिटेल में है, पर हम उसको बिल्कुल ब्रीफ में लेंगे, वो होता है शटल सिस्टम। वैसे तो ये ह्यूमंस के केस में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, पर एक बार ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि शटल सिस्टम होता क्या। यार ग्लाइकोलाइसिस जो है ना वो होती है साइटोसॉल में, और उससे भी मिलता है NADH। पर जो ये इनर मेम्ब्रेन है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इम्परमेबल है NADH के अंदर, NADH के लिए, मतलब ये NADH को एंट्री करने ही नहीं देती है। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो NADH बना है वो एंट्री कैसे करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके लिए जो एक सिस्टम बनाया गया था शटल सिस्टम। ये शटल सिस्टम जो है ना ये दो टाइप्स का होता है। पहला होता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम, और दूसरा होता है मैलेटेट एस्पार्ट्रेट शटल सिस्टम। मैलेटेट एस्पार्ट्रेट शटल सिस्टम। ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये पूरी साइकिल ऑपरेट करती है इसी मेम्ब्रेन के ऊपर। यहाँ पर कि NADH का मॉलिक्यूल को पहले ये लोग वापस NAD+ में कन्वर्ट करते हैं और हाइड्रोजन आयंस को अंदर ले जाते हैं, और फिर वापस उन्हीं हाइड्रोजन आयंस को NAD+ को पकड़ देते हैं और वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम जो है ना वो इस NADH को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करने के लिए 2 ATP का कंजम्पशन करता है, और मैलेटेट एस्पार्ट्रेट शटल सिस्टम ऐसा नहीं करता। वो सिंपल 1 NADH से 3 ATP जो है लास्ट में हमको बना के दे देगा, मतलब वो NADH को बिना किसी एनर्जी के कंजम्पशन के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पहुंचा देता है। ठीक है, और ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम 2 ATP का कंजम्पशन करता है। तो अगर कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो शटल सिस्टम भी ऑपरेट कर रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर और वो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट टाइप का है, तो टोटल एनर्जी का काउंट कितना होगा, नॉर्मल काउंट करना है, लास्ट में 2 ATP जो उसमें से माइनस कर देने हैं, क्योंकि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम वहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कभी कभी मान लो अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो उसके लिए, तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है। हाँ, तो yeah, this was the explanation of electron transport chain in respiration in plants. It is the most important step, and yeah, I tried to explain it in a simple manner, but yeah, आ जाएगा समझ में, एक बार 2-3 बार पढ़ना अच्छे से इसको, और सिंपल ही है। बस ध्यान रखना कि एंजाइम से क्या मतलब, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे मूव कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर कौन से कैरियर है, बस उनको ध्यान रखना है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।